अस्सलाम वालेकुम। अब आज हमने पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनईटी के लिहाज से। अभी हमने लास्ट पढ़ा था, कौन सा वो चैप्टर था, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, उसके बाद जो 17 चैप्टर है बीच वाला 18, मैं अब 16 पे आ गया। 17 चैप्टर तलाल पढ़ाएगा और ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब मैंने जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ा लूँगा पहले, और फिर तलाल अभी फ़र्स्ट ईयर पढ़ा रहा है। तो ऐसे पैरेलल के अंदर ही आप लोगों की, आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-2 दिन के अंदर फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाएगी। हमने काफ़ी स्पीड पकड़ ली है। अब बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने कराना है कोर्स पूरा। जिसका फ़र्स्ट को भी है इंशाल्लाह उसका भी कोर्स पूरा हो जाएगा। ये नहीं वो कह सकेगा कि आप लोगों ने कोर्स पूरा नहीं कराया था। तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 16, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के होने चाहिए। ये चैप्टर है ही पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये चैप्टर कहता क्या है, पहले तो हमें पता चल होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, the type of current in which the direction and polarity and magnitude of the current changes at each instant. The current which changes its magnitude and direction with time। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हैं तो इसकी वजह से इस करंट की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। उन ख़ास प्रॉपर्टीज़ को हम उनको यूज़ में लेते हैं ना, तो हमें उसका फ़ायदा भी बहुत होता है। एक तो हमें अल्टरनेटिंग करंट से फ़ायदा ये होता है कि ये इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ करंट। डीसी करंट के लिए हमें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, ये थोड़ा इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था रेक्टिफिकेशन के थ्रू हम इसको डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो कौन सी है। एक तो एसी जो करंट होता है ना, उसका ग्राफ किस तरह का होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसका ग्राफ साइनोसाइडल होता है, इस तरह का, ऐसे। ये ग्राफ है एसी करंट का। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एसी करंट एक साइकिल के अंदर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, दूसरी साइकिल के अंदर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होता है तो फिर नेगेटिव हो जाता है, और इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अब क्योंकि ये एक साइनोसाइडल ग्राफ है तो एसी करंट के मैग्नीट्यूड को अगर हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देखें तो वो हम इससे निकाल सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी है फेस। जिस पॉइंट पे वो होगा ना उसका हम एंगल डालेंगे, उसका साइन निकलेगा, उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इसके ग्राफ से हमने इसकी वैल्यू निकालना सीखी है, जो कि जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम एट एनी इंस्टेंट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एसी करंट। क्योंकि डीसी के अंदर तो ये होता है ना कि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो चल रही होगी। एसी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हर एट एनी इंस्टेंट इट इज़ चेंजिंग, जिसकी वजह से हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में मुश्किल आती है। अब क्योंकि हमें इसके ग्राफ का पता चल गया, हमने उसका फंक्शन निकाल लिया, वो था साइन फंक्शन। अब इसकी वैरायटी भी ऐसे ही आएगी इसके ग्राफ में भी जैसे साइन फंक्शन में आती थी। मैथ में मैंने पढ़ाया था कि साइन फंक्शन में वैरायटी कैसे आती थी। सबसे पहले वो इंक्रीज़ करता था, मैक्सिमम पे जाता था, फिर डिक्रीज़ करता था, मिनिमम पे आता था, और फिर अपने नेगेटिव के मैक्सिमम पे जाता था। ये साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, जो कि वही प्रॉपर्टी एज इट इज़ रिपीट होती है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। एक होती है, एक टाइप है इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइडल। फिर एक और टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉ टूथ वेव। ये पूछा भी जाता है। और सॉ टूथ वेव होती कैसी है, वो टाइप ऑफ वो है ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ होता है वो।
ये ऐसे कोने से बनी होती है। इस ग्राफ का नाम क्या है? सॉ टूथ वेव। सही है। और ये भी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। फिर अब ग्राफ की बात हो रही है तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है और इसमें दोबारा रिपीट होती हैं वो कुछ टर्म्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा। वन साइकिल का जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। और इसकी क्या डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी की और डेफिनेशन है द नंबर ऑफ क्या नाम है साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन आता है, इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि इफ़ एन अल्टरनेटिंग करंट AC completes 50 cycles in 10 seconds, ठीक है, then what is its frequency? अब बच्चे बोलेंगे कि वो 50 साइकिल्स करता था, डायरेक्ट 50 दे के 50 लगा देंगे। आई कैचिंग ऑप्शन हमेशा उसके अंदर होता है, लेकिन हमने साथ देखना टाइम कितना हो सकता है। हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? द साइकिल्स दैट आर अल्टरनेटिंग करंट विल डू इन 1 सेकेंड। इधर हमें कितनी की पता है? 10 सेकेंड की। तो हम क्या लिखेंगे? 10 सेकेंड इक्वल्स टू 50 साइकिल्स। फिर एक की निकालेंगे तो एक की कितनी आ गई? 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज़। एक की निकाल के हमने फिर उस पर आगे एक्ट करना है। फिर इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट की होती है। RMS वैल्यू होती है, अगर इसकी डेफिनेशनल वैल्यू देखें तो वो तो होती है रूट मीन स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? रूट फिर मीन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर स्क्वायर, अगर वोल्टेज है तो ऐसे। और इसका मतलब क्या है? द वैल्यू दैट इज़ इक्वलेंट टू द DC ऑफ द सेम करंट। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव मतलब अगर कोई DC अगर हमें 10 वोल्टेज का DC है तो वो हमें 10 वोल्ट देगा, और वही 10 वोल्ट हमें मिल रहे हैं 13 वोल्ट के AC से। तो इसका मतलब कि वो वैल्यू AC की जो हमें इक्वलेंट टू DC वैल्यू दे, मतलब DC अगर 13 वोल्ट का है, AC अगर 13 वोल्ट का है तो कभी भी वो 13 वोल्ट नहीं देगा। वो हमें जो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा वो 13 से कम दे रहा होगा, और वो हमेशा वो वैल्यू दे रहा होगा जो उसका इक्वलेंट DC दे रहा होगा। तब तो RMS वैल्यू क्या होती है? एक तो डेफिनेशनल वैल्यू इसकी डेफिनेशन क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रिप्रेजेंट कैसे होती है? मैंने बता दिया, ऐसे होती है। अब इसकी काफ़ी लंबी डेरिवेशन अगर समझाना हो ना तो ये तकरीबन कोई 2 पेज की इसकी डेरिवेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, जो सही समझाना। हमारे कॉलेजेस और उसके अंदर तो टीचर्स ने इसकी और बुक्स के अंदर भी इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं, उन्होंने डायरेक्ट √2 लगाया कर दिया। इसकी काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, लेकिन अब एंटी टेस्ट है, डेरिवेशन तो हमने करनी नहीं है। मैंने बस बता दी आती कैसे है। पहले हम वोल्टेज का या जिसका भी हमने रूट मीन स्क्वायर निकालना है उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं और फिर उसका अंडर रूट ले लेते हैं। समझ लगी? अब जो हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली है ना डेरिवेशन करके, वो ये है VRMS इक्वल्स टू जितनी मैक्सिमम होएगी डिवाइडेड बाय √2, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। मतलब कि अगर वो क्वेश्चन देता है, कहता है द पीक वोल्टेज इज़ 3, फाइंड
RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकता है वो। तो हम क्या करेंगे, बस 3 को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, √2। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3√2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक इसमें टर्म यूज़ होती है, RMS का पता चल गया, RMS कैसे आई है। फिर इसमें एक टर्म यूज़ होती है पीक टू पीक वैल्यू। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाले एक्सट्रीम से लेकर निचले वाले एक्सट्रीम की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करना होता है। अगर ऊपर यहाँ पे अगर पीक वैल्यू में 6 गिवन है और फिर इसका मतलब ये भी ये -6 होएगी, तो हमने पीक टू पीक वैल्यू क्या लिखनी है, 12। ये वाला और ये वाला मिला के बच्चे क्या करते हैं, इधर 6 है इधर -6 ऐसे लिख देते हैं, 6 - 6 तो ये वो 0 बना देते हैं। तो 0 नहीं बनानी, लेकिन हाँ अगर वो पूछे एवरेज वैल्यू तो वो 0 हो सकती है, लेकिन ये वाली पीक टू पीक वैल्यू 0 नहीं हो सकती। उसके बाद अगर पावर पूछे, पावर भी इसके अंदर क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो 0 हो सकती है, लेकिन पावर का ये कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पावर को हम इस तरह नहीं लेते, पावर को हम इसको भी फिर पॉजिटिव कंसीडर करके, वो थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ वो क्या चीज़ है। लेकिन एवरेज वैल्यू इसके अंदर 0 थी, क्योंकि ये वापस नीचे आ जाता है ना, तो प्लस और माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सही है, पीक टू पीक वैल्यू की भी समझ लग गई। अच्छा, उसके बाद फिर आता है फेज़, लीड, और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्योंकि आगे ये यूज़ होना है। फेज़, लीड और लैग क्या होता है। अब दो अगर साइमल्टेनियस काम हो रहे हैं ना, तो उनके दरमियान अगर तो एक सर्किट है, उसके अंदर एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस किसके लिए, एसी करंट के लिए, तो वो उसको थोड़ा लैग कर देगा। और रजिस्टर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है एसी करंट के लिए, वैसे तो रजिस्टर होता ही रेजिस्टेंस है। अगर उसके अंदर से ये करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, लेकिन कैपेसिटर में से थोड़ा डिफरेंट करंट जा रहा है, कैपेसिटर में से ऐसे जा रहा है, उसका ग्राफ ऐसे है, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं फेज़ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को थोड़ा लैग कर रहा है। कौन सी एबिलिटीज़, करंट कैरिंग एबिलिटीज़। ये भी आगे जब सही समझ लगेगी ना आगे आके आएगी, लेकिन अभी मैं बस बता रहा हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ये है क्या चीज़। अब जब इसकी अगर हम फेज़र डायग्राम बनाए ना, वो वेक्टर्स की फॉर्म में बनती है। जो लैग करता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो वो करता है लीड करता है उसको ऊपर लिखते हैं। ऐसे दो हैं तो ऐसे, लैग वाला नीचे, लीड वाला ऊपर, और जितने एंगल से कर रही हैं उतना एंगल बीच में बनाते हैं। अगर 30 से कर रही हैं तो ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे वाला जो लैग कर रहा है, ऊपर आएगा लीड वाला, इस तरह होता है। अब अगर हम शुरू करें, सबसे पहला एसी करंट, एसी थ्रू अ रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर सबसे सिंपल सर्किट है। रजिस्टर असल में एसी के वोल्टेज के साथ साथ होता है, ना लैग करता है ना लीड करता है, हमेशा इन फेज़ रहता है। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही होता है। अगर ये वोल्टेज उसका एसी का, तो रजिस्टर का थोड़ा नीचे होगा, लेकिन इसके साथ साथ ही उसमें से पास करेगा, और 0 से भी और 1 से भी। थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम क्यों हुई है, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस में उसको थोड़ा सा रोकना तो है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, वो फ्रीक्वेंसी उसकी वही रहेगी इन फेज़। अब जो चीज़ इन फेज़ होती है उसकी पावर आउटपुट मैक्सिमम होती है। पावर आउटपुट मैक्सिमम इधर हम 1 लेते हैं, 1 होएगी इसकी पावर आउटपुट, जो चीज़ इन फेज़ होएगी। फिर आता है इंडक्टर। इंडक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंडक्टर सर्किट के अंदर इंडक्टर हमेशा लीड करता है उसके एसी करंट के वोल्टेज को। और लीड कैसे करता है, वो उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, वो भी मैं दिखाता हूँ। नहीं, वो डेरिवेशन बाद में आएगी, सबसे पहले ये देख लो, Q = CV sin ओमेगा t। अब ये हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये लीड करेगा, जब इसके अंदर वोल्टेज लीड करेगा तो वोल्टेज
ऑफ इंडक्टर ऊपर और रेजिस्टेंस नीचे। ये वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री इन इंडक्टर, और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के अंदर लैग करता है। मतलब इसी तरह बना लो, ये अगर रेजिस्टेंस है तो ये नीचे बनेगा VI, 90 का फेज़ डिफरेंस आता है। अगर हमने फेज़ डिफरेंस लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? अगर ये लीड कर रहा है तो हम अगर इधर इसके साथ लिखें तो हम लिखेंगे ऐसे ओमेगा टी प्लस 90, और दूसरे अगर रेजिस्टर के साथ लिखेंगे तो रेजिस्टर के साथ ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टर के साथ सिंपल ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये लैग लीड की बात होगी। हमने क्या पढ़ा कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग करता है, और कितने से लैग करता है? 90 डिग्री से लैग करता है। फिर इंडक्टर और उसके अंदर दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस होती हैं। इंडक्टर के अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है XL। ये क्या चीज़ है? XL होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिस तरह सिंपल कैपेसिटर के अंदर वो होती है ना रेजिस्टिविटी, उसी तरह इंडक्टर के अंदर की रेजिस्टिविटी को कहते हैं रिएक्टेंस, और वो XL से रिप्रेजेंट होती है। इसका भी यूनिट ओहम होता है, ओहम इसका यूनिट होता है, और इसका फार्मूला होता है XL = 2πfL। अब L क्या है? इंडक्टेंस है, और 2πf F फ्रीक्वेंसी होएगी। फ्रीक्वेंसी किसकी होएगी? फ्रीक्वेंसी होएगी अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्वेश्चन में देगा। फिर इसी तरह जिस तरह ये XL है, इसी तरह कैपेसिटर के लिए एक चीज़ है XC, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस तरह उसका नाम था, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ओहम के अंदर मेजर होती है, और इसका फार्मूला होता है XC = 1/2πf, और यहाँ पे आ जाएगा C क्या है? कैपेसिटेंस, ठीक है। अब ये हमारे पास जो नई टर्म्स थी इस चैप्टर के अंदर, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन आप लोगों ने तो अब वो दे दिए हैं। सेकंड ईयर के एग्ज़ाम तो मोस्टली बच्चों को तो पता होगा। जो नई मतलब जिन्होंने अभी दिसंबर के अंदर NET देना है, जो अभी नए फ्रेश ही हैं सेकंड ईयर के अंदर, तो उनके लिए थोड़ी नई चीज़ होएगी। जिन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, जो दिसंबर का NET 1 टारगेट कर रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, इससे मदद हो जाएगी NET के लिए स्पेशल। नहीं तो FSC में तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा ये चीज़। फिर ये बात होएगी। उसके बाद आएगा इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या चीज़ है? इम्पीडेंस इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस फॉर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। इम्पीडेंस ड्राइव कैसे होती है? पहली बात तो ये सब पहले इम्पीडेंस है क्या? इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट होता है, G से रिप्रेजेंट होती है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ XL, XC और रेजिस्टेंस, सही है। जब एक सर्किट के अंदर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों लग जाएं या दो लग जाएं, तब हम इम्पीडेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इम्पीडेंस को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या है? ये कंबाइंड इफेक्ट होता है, होल पूरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस उन दोनों को मिला के होती है। अब अगर सिर्फ रेजिस्टर हो, खाली रेजिस्टर हो सर्किट के अंदर, तब इम्पीडेंस तो सिर्फ रेजिस्टर था, तब इम्पीडेंस = R होएगी। अब अगर सिर्फ इंडक्टर था, तब इम्पीडेंस = XL होएगी। अब अगर सिर्फ कैपेसिटर था, तब इम्पीडेंस XC होएगी। अगर दो आ गए रेजिस्टर और कैपेसिटर इकट्ठे, फिर इम्पीडेंस क्या होएगी? फिर इम्पीडेंस होएगी √R² XL²C। अब ये कैसे आए ये मैं अभी कराऊंगा। पैथागोरस थ्योरम से आता है और उससे फेजर डायग्राम से आता है। फिर अगर कैपेसिटर आ जाए, कैपेसिटर, ये तो कैपेसिटर था, यहाँ पे XC लगा लो, इंडक्टर लगा लो यहाँ पे, तो इम्पीडेंस क्या होएगी? तो ये होएगी √R² + XL। अब ये वाला आया कैसे? मैं ये थोड़ा कराने की कोशिश करता हूँ। जब एक सर्किट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी, रेजिस्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर था हमारे पास इन फेज़ विद
सॉरी रेजिस्टर था हमारे पास इन फेज़ विद अल्टरनेटिंग करंट, और कैपेसिटर हमारे पास आ गया 90 डिग्री फेज़ लैग विद एसी करंट। ठीक है, अब ये है रेजिस्टर का आर और ये है कैपेसिटर का XC, इन दोनों के बीच में आ गया। ये लैग कर रहा है 90 पे और ये लीड कर रहा है 90 से। ये अगर हम इसकी कंबाइंड इफेक्ट निकालें वेक्टर से, एक वेक्टर डायग्राम है का, अगर हम इसका कंबाइंड इफेक्ट निकालना चाहिए तो ये इसका सम वाला नहीं होगा, और ये क्या बनता है हाइपोटेन्यूस। इस पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होगा, R² प्लस XC² और ये Z² के इक्वल होगा इम्पीडेंस, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट है। इस तरह निकला है ये फार्मूला। और अगर दूसरे की बात करें तो उसके अंदर वो लीड करता है XL और ये R होगा, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ऐसे, Z² = Z√R² प्लस XL²। इस तरह निकला है ये। इम्पीडेंस का क्लियर हो गया, हमें बस फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी हमें इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना। सही है। फिर आता है RC सीरीज़ और ये तो मैंने करा दिया। फिर आता है RLC सीरीज़ और RLC। RLC में क्या होता है, RLC में होता है कि तीनों के तीनों इकट्ठे लगे हुए होते हैं, तीनों के तीनों, ये रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ऐसे एक ये फिर इंडक्टर ऐसे लगे हुए, साथ में एक AC सप्लाई है। अब क्या होगा, अब हमने जो पीछे पढ़ते हुए आए हैं उसके अंदर रेजिस्टर था इन फेज़ विद AC, तो रेजिस्टर को हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो वो हम उसको बीच में बना देते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि जो इंडक्टर था वो था लीडिंग टू AC, तो वो ऊपर चला गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, लैगिंग टू AC 90 डिग्री, ऐसे। अब इन दोनों के अंदर 180 का आ गया, इसके और इसके अंदर 90 का। अब अगर हम गौर से देखें, वेक्टर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ये वाले तो आसानी से ऐड हो जाएंगे। अगर ऐसा एक वेक्टर और एक ऐसे जा रहा है तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसे होगा, अगर तो XL बड़ा होगा तो ये माइनस जब होगा ना, इससे हम इसको एक ही डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, इसको जब ऊपर लिखेंगे ऐसे थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे तो ये -XC हो जाएगा और ये XL, इसको यहाँ पे R। और अगर एक ही बना लें, एक ही बनाएं तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं XL - XC और यहाँ पे आ जाएगा R। सही है। अब कंपटीशन कैसे होगा, अगर XL बड़ा होगा तो ये बनेगा फार्मूला XL - XC, और अगर XC बड़ा होगा तो वो नीचे आ जाएगा और फार्मूला क्या बनेगा, XC - XL। हम स्टैंडर्ड केस पढ़ते हैं कि XL बड़ा है। अब हमारे पास ये बन गया एक कंबाइंड, पहले ये था, इससे माइनस हुआ, माइनस बन के कंबाइन बन गया ये XL - XC, वो -XC ऊपर गया था, और एक ये बन गई हमारे पास छोटी सी फेजर डायग्राम। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इम्पीडेंस निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसकी आई, RLC सर्किट की। अब हमारे पास अगर इम्पीडेंस आ गई, अब हमने फाइंड करना है इसका वो क्या होगा, फेज़ एंगल। फेज़ एंगल फाइंड करने का तरीका होता है, फेज़ एंगल ये होता है, ठीक है, जो जी बनाएगा, जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस बनाएगा AC के साथ, वो हमारे पास किससे निकलता है। पहले तो RL सर्किट का निकालते हैं, वो निकलेगा tan इनवर्स लैम्डा L/R, ठीक है। और फिर निकलता है RC का, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो XL/R। फिर RC का कैसे निकलता है, tan इनवर्स XC/R। फिर RLC का कैसे निकलता है, पूरे लंबे वाले का, tan इनवर्स XL - XC/R, इस तरह निकलता है। ठीक है,
उसके बाद हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं RLC सीरीज़ के अंदर, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस कहता है कि जब ये जो हमने भी फेजर डायग्राम ऐसे करके बनाई थी ना, ऐसे जब ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा XL इक्वल टू XC हो जाए, XL इक्वल टू XC हो जाए, तो एक स्टेट बनती है दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। और इसके ऊपर वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है और उसकी पावर मैक्सिमम हो जाती है। पावर, अच्छा पावर निकालने का भी ये फार्मूला होता है। पावर निकालने का क्या फार्मूला है? पावर इक्वल्स टू VI कॉस ये फाई। ये फाई क्या, जो हमने भी एंगल ही निकाला, ये वो फाई है। और इस पूरे कॉस फाई को ना, कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, हमें पता है कि कॉस की वैल्यू -1 से 1 के अंदर इवॉल्व करती है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। और पावर फैक्टर 1 कब होगा? पावर फैक्टर 1 तब होगा जब वो इन फेज़ होगा, कॉस फाई 0 होगा। अब कॉस फाई 0 हमेशा तब होता है जब वो इन फेज़ होता है। इन फेज़ कब होता है? रजिस्टर के अंदर। अब रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस के अंदर जो इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने की वजह से वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। जब वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनता है ना, तो ये पावर फैक्टर पूरा का पूरा 1 हो जाता है। तो ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। तो रेजोनेंस का हमें क्या एडवांटेज होता है कि हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। और ये इक्वल कब होता है? इक्वल होने की कंडीशन है XL इक्वल्स टू XC। इसको खोल दो, 1/2 पाई FC, और ये हो जाएगा 2 पाई FL। ठीक है, ये हो गया। उधर इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा F² 1/2 पाई √LC। स्क्वायर हटा दो वैसे। ये इस कंडीशन, इस फ्रिक्वेंसी पे ये क्या नाम है, एक दूसरे के इक्वल आते हैं। और उसके बाद इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं कि ये हमें मैक्सिमम पावर देते हैं। सही है। इसके ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम होती है और इसके अंदर सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। इस 2 तरह की RLC होती है, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। सीरीज़ हमने क्योंकि अपने कोर्स में सीरीज़ ही पढ़ी है, सीरीज़ की डायग्राम होती है ऐसे। इस पॉइंट के ऊपर ये कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर रेजोनेंस हो रही है? ये होगा रेजोनेंसिंग फ्रीक्वेंसी पॉइंट। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ ली हैं? मैक्सिमम पावर, मिनिमम इम्पीडेंस, मैक्सिमम करंट। फिर आता है RLC पैरेलल सर्किट। RLC पैरेलल में बस इसका उल्टा हो जाता है। ये अगर सर्किट इस तरह था तो वो सर्किट इस तरह होता है। ठीक है, इसके अंदर भी पावर फैक्टर तो 1 ही रहता है। इस पॉइंट के ऊपर रेजोनेंस होएगी, लेकिन वो तो 1 ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो चेंज क्या आता है, इसके अंदर इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है और करंट मिनिमम होता है। इम्पीडेंस मैक्सिमम लिख देता हूँ, इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है, करंट मिनिमम होता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया टॉपिक। उसके बाद आता है चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होती है? चोक कॉइल के ये 3 पॉइंट अगर आपको याद हैं, मतलब ये 3 पॉइंट याद कर लो, NET के लिहाज से यही 3, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह। इट इज़ एन इंडक्टिव कॉइल, कि ये इंडक्टिव सर्किट होता है। पहली बात, इंडक्टर हमने पता है उसका वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। इट कंज्यूम्स वेरी लेस एनर्जी। फिर इट इज़ यूज्ड इन AC सर्किट टू लिमिट करंट। इट इज़ यूज्ड इन, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बातें। इन AC सर्किट टू लिमिट करंट। सही है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये याद रख लें। फिर इसके अंदर जो पंजाब की बुक है ना, उसके अंदर 3 फेज़ AC सप्लाई एक आता है। एक तो ये पता होना चाहिए 3 फेज़ AC सप्लाई के, जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो ना, इसके फेजेस होते हैं। एक होता है 1 सिंगल फेज़, डबल फेज़ और ट्रिपल फेज़।
ट्रिपल फेज़ थोड़ा सा महंगा होता है और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में यूज़ होता है, इसके यूनिट्स थोड़े महंगे होते हैं। और ट्रिपल फेज़ के अंदर होता क्या है, 3 कॉइल्स होती हैं जो कि आपस में इंक्लाइंड होती हैं किस एंगल पे, 3 कॉइल्स। ये MCQ है, 3 कॉइल्स, ये है 3 फेज़ सप्लाई के अंदर इंक्लाइंड। वो पूछता है कितने पे इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। फिर ईच कॉइल, ये किसकी बात हो रही है, 3 फेज़ AC सप्लाई की। ईच कॉइल इज़ कनेक्टेड टू इट्स ओन पेयर ऑफ स्लिप रिंग, ईच कॉइल इज़ कनेक्टेड टू स्लिप रिंग। इसके अंदर एक न्यूट्रल वोल्टेज वायर होती है जिसकी वैल्यू होती है 230 वोल्ट, न्यूट्रल वोल्टेज। उसके बाद इस जो 3 फेज़ सप्लाई कैन प्रोवाइड 400 वोल्ट, और इसके अंदर एक न्यूट्रल वायर होती है और 3 फेज़ की वायर होती हैं, मतलब टोटल कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। उसके बाद अब प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर क्या है, कॉइल एंड कैपेसिटर आर कपल्ड टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ करंट, LC सर्किट बिहेव्स लाइक एन ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन मेरे NET में आया था, LC सर्किट बिहेव्स एज, तो किस तरह करते हैं, ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये प्रॉपर्टी है LC सर्किट की। उसके बाद LC प्रोड्यूसेस बीट्स फिनोमिना फॉर मेटल डिटेक्शन। ये भी आता है कि मेटल डिटेक्शन के अंदर LC सर्किट किस वजह से डिटेक्ट कर पाता है कि इसके अंदर कोई मेटल है, तो उस फिनोमिना को हम किस वजह से करता है, वो बीट्स फिनोमिना। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और एक स्पीड ऑफ वेव्स इन वैक्यूम, या किसी भी मटेरियल के अंदर हम स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं। स्पीड ऑफ वेव निकालने का फार्मूला है V = 1/√μ0 E0। ये स्पीड होती है वैक्यूम की, और इससे हमने अगर लाइट की स्पीड निकाली तो कितनी आई हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर लाइट हम वाटर के अंदर ट्रैवल कराएं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वाटर थोड़ा डेंस है। फिर मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन रेडियो वेव्स। मॉड्यूलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, इसके अंदर बस हमें मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मॉड्यूलेशन होती क्या है, कितनी टाइप्स की मॉड्यूलेशन होती है। 3 टाइप्स की होती है मॉड्यूलेशन। पहले होती क्या है, मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 3 टाइप्स की होती है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं, और एक होती है फेज़ मॉड्यूलेशन। फेज़ मॉड्यूलेशन, बस इनके नाम याद रखने वाले हैं, ठीक है। फिर इनका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें कितनी क्या फ़र्क होता है, और फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके अंदर कितनी रेंज होती है। तो ये होती है AM होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM। इसके अंदर रेंज में लिख देता हूँ, ये होती है 540 किलोहर्ट्ज़ से 1600 किलोहर्ट्ज़। फिर FM के अंदर कितनी होती है, FM ये वही है जो आप सुनते नहीं हो रेडियो FM, ये वही वाला FM है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक।
88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये फ्रीक्वेंसी रेंज बस याद रखने वाली है। और इसके अंदर एक डिफरेंस है, जो FM होता है ना उसके अंदर नॉइज़ सिग्नल्स नहीं आ सकते, AM के अंदर नॉइज़ सिग्नल आते हैं। इस वजह से आजकल हम प्रेफर करते हैं FM रेस को AM रेस के AM उसके ऊपर। AM पहले AM यूज़ होती थी, अब FM यूज़ होती है। AM पहले जब यूज़ होती थी ना तो उसके ऊपर नॉइज़ की भी आ जाती थी, लेकिन अब जो FM है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, जिसके अंदर नॉइज़ को हम निकाल सकते हैं इजीली, हम उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं। इस वजह से FM यूज़ होता है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अंदर ये चैप्टर NET के लिहाज से इस तरह इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल सवाल आते हैं। टेक्निकल सवाल कैसे, अब जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये सवाल है 225 साइन 11t + 30, सही है। पहले तो वो कहता है इसके अंदर फेज़ कितना है, तो वो 30 है 30। फिर वो कहता है इसकी पीक वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हमें पता चल जाइए, ये इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पीक वैल्यू थी तो वो 225 है। फिर इधर से हमें क्या पता चला है, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी में हमें क्या पता चल गया, ओमेगा किसके इक्वल है, 11 के। 2πf = 11, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 11/2π। तो हमें इस तरह इक्वेशंस रीड करनी आनी चाहिए। यहाँ से मैंने एक इक्वेशन से ही सारी चीज़ें निकाल के दिखाई हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, पीक वैल्यू निकाली। अब अगर हमें पीक वैल्यू पता चल गई 225, वो कहते हैं RMS वैल्यू निकालो, तो इसको डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग यूज़ करना है। इस वजह से बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज काफ़ी चैप्टर्स हमने करा दिए हैं, तो इंशाल्लाह कल 4 और हो जाएंगे, तो जल्दी आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा।